हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर एक बार हम लोग जो है सिंथेसिस की प्रक्रिया में अगली कड़ी में हम लोग जो है फिर से प्रवेश कर रहे हैं। पिछली कड़ी में करीब हमने चार वीडियो आपको दिए हैं और चारों वीडियो में हमने बेसिक्स की जानकारी तो दी है। साथ में जो पिछली जो मेरी वीडियो थी उस वीडियो में आप लोगों को दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नए सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करने की प्रक्रिया बताई थी पार्टिसिपल को यूज़ करके। यानी कि पार्टिसिपल को यूज़ करके कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में हम चेंज कर सकते हैं, ये प्रक्रिया हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। मेरे ख्याल से अगर आपने उसको देखा हो तो अच्छी तरह से समझा होगा। लेकिन एक चीज़ में और बड़ा बढ़िया जो मुझे लगा, मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूँ अपने उन डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में भी आंसर्स कुछ लिख कर के भेजा, और इसके बावजूद और इसके साथ साथ कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे जो डायरेक्ट हमारे कंसल्ट में कांटेक्ट में हैं, उन्होंने मेरे नंबर पर भी सेंड किया और मुझे इस बात की खुशी है। मुझे लगा कि नहीं, बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से देख करके समझने का प्रयास किया। तो बच्चों, मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आगे भी वीडियो को गौर से देखें और इसको समझने का पूरी तरह से अच्छा प्रयास करें, और वर्कआउट करने के लिए क्वेश्चंस मैं आपको फिर देता रहूँगा। आप लोग करें, हमारे पास भेजें, या तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजें या फिर जो लोग हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं वो वैसे भेजें। तो आज इस अगली कड़ी में, इस अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारा जो विषय क्या है, वो विषय है टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यानी कि पार्टिसिपल का यूज़ करना हमने सीखा। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नए सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ये आज की हमारी प्रक्रिया है। तो बच्चों, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो चीज़ है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आखिर क्या होता है। इसको समझने के लिए फिर आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ये होता है कि पहले तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, या फिर अनेक और वर्ड हो सकते हैं। जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। मैंने बताया भी था आपको कि एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। आप देख सकते हैं कि एक फाइनाइट वर्ब किसी भी सेंटेंस में बहुत ही आवश्यक है, और साथ साथ में एक सब्जेक्ट भी बिल्कुल ही आवश्यक है। तभी जाकर के एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, एक कंप्लीट सेंस उभर करके सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट का अर्थ हमें समझना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अर्थ क्या हुआ है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होता है, बी प्लस ING, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और वर्ब में ING, क्रिया में ING लगा करके ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल के बारे में भी आप जानते हैं, और यहाँ पे हम अभी जानेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस जो V3 है, इसकी हम चर्चा करेंगे कि क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम लोग जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। तो बच्चों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या असल में? नॉमिनेटिव का मतलब तो आप जानते ही हैं, आपने बचपन पढ़ा होगा। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इत्यादि पढ़ा हुआ है। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि कर्म कारक। ये आपने बेसिक आपको नॉलेज होगी। लेकिन यहाँ नॉमिनेटिव का यहाँ भी मतलब कर्ता ही होता है, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है टू फ्री कर देना। तो बच्चों, आप ये बात समझ लो कि जब भी कर्ता आता है तो अपने साथ एक फाइनाइट वर्ब लेकर के आता है। तो दोनों प्रतिबंधित होते हैं, कर्ता भी अपने वर्ब के साथ बंधा हुआ है
और वर्ब भी अपने कर्ता के साथ बंधा हुआ है, यानी कि दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि द बॉयज आर रनिंग, तो ये जो आप देखिए कि ये कर्ता भी इसके अनुसार है, आर क्या है, प्लूरल है, ये फाइनाइट वर्ब है आर, और रनिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल कुछ भी होता है, जो भी होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब भी होता है, वो कभी भी फाइनाइट वर्ब के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं हो सकता है। जब भी आप टेंस का अध्ययन करते हैं, टेंस का अध्ययन जब भी करते हैं तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का या पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ जब भी करते हैं आप, तो कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, वो सारे के सारे जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, द बॉयज आर रनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर जो है आर जो है सहायक क्रिया है, रनिंग जो है मुख्य क्रिया है, लेकिन इसमें ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। रनिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये जो है आर ये फाइनाइट वर्ब है। इसलिए किसी भी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम, उस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज़, ये सारे फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं। इतना याद रखिएगा कि किसी भी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो भी आता है, चाहे वो V3 हो या फिर V4 हो, वो सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो कभी भी फाइनाइट वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में सामने होकर के आता है। तो बच्चों ये मुझे समझाना इसलिए समझाना पड़ा कि किसी भी जो हमारे वाक्य हैं उसमें सब्जेक्ट बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होता है, और उसका जो वर्ब भी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होता है, एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिबंधित होते हैं। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे हैव टू गो विथ ईच अदर। दोनों को एक साथ चलना है। जिस तरह से गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, दो पहिए जो हैं के बिना जो है गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह से सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट के साथ क्रिया का चलना बहुत ज़रूरी है, सहयोगी के रूप में चलना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह से क्रिया जो है अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही होगी। ये इसी तरह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, दोनों का जब तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज in agreement with verb and also the verb is also in agreement with its subject। दोनों एक दूसरे के सहचर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। लेकिन बच्चों जब कर्ता के बाद कोई फाइनाइट वर्ब ना करके कोई नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हो जाए, नॉन फाइनाइट वर्ब का यानी कि कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाए या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाए, वैसी स्थिति में हम उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नाम देते हैं। यानी कि कर्ता जो है अपनी क्रिया से प्रतिबंधित नहीं है, न क्रिया अपने कर्ता से प्रतिबंधित है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसको हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नाम देते हैं, यानी कि कर्ता स्वतंत्र है, उसका किसी भी क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, बस वो स्वतंत्र रूप से वाक्य के अर्थ में कहीं ना कहीं योगदान देने के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन वो कोई कंप्लीट सेंस देने के लिए उसका कोई भी प्रयोग वहाँ पे नहीं हुआ। तो पहला एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। जो मैं एग्जाम्पल दूंगा तो उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस स्थिति में यहाँ पर कैसे चेंज हुआ। सो देयर आई शुड गिव वन एग्जाम्पल। The sun set, the stars came out। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में जानने के बाद अब जरा इस सेंटेंस का अध्ययन करें। हमने दो सेंटेंस हमको यहाँ पर मिला हुआ है, द सन सेट, द स्टार्स केम आउट। अब जरा देखिए कि यहाँ पर ये जो दोनों हमारे
सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल अलग होने के चलते ये प्रक्रिया थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि पिछले जो हमने एग्जाम्पल्स दिए थे उन सारे दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही था, तो उसकी थोड़ी सी नियम से डिफरेंस से कर रहा है कि अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दोनों वाक्यों में वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन दोनों ही के सब्जेक्ट अलग अलग होने के चलते हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में या तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब इस अध्ययन करें यहाँ पे द सन सेट, यहाँ पर देखिए रिजल्ट, कॉज और रिजल्ट का भी प्रभाव है। द सन सेट, सूरज डूब गया। द स्टार्स केम आउट, और तारे निकल आए। यहाँ पर कारण क्या है? द सन सेट, सूरज डूबा, इसलिए द स्टार्स केम आउट, तारे निकल आए। कारण पहला सेंटेंस दिखा रहा है, द सन सेट, दिस इज द कॉज, दिस सेंटेंस शो द कॉज, एंड द स्टार्स केम आउट एंड दिस सेंटेंस शो द रिजल्ट। यहाँ पर कॉज और रिजल्ट का रिलेशन है। तो दो बातें आप लोगों ने देखा कि पहले तो कर्ता बिल्कुल दोनों को अलग है, दोनों के कर्ता अलग अलग हैं, और फिर जो है कारण और रिजल्ट का भी हमें जो है यहाँ पर संबंध है दोनों में। अब ऐसी स्थिति में जबकि आपको मालूम है कि सिंपल सेंटेंस के रूप में बनाना है, तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस हो तो बच्चों हम इसको कंबाइन करके यहाँ पर देखिए कैसे कंबाइन हमने किया। यहाँ पे द सन, हमने पहले सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट हमने यहाँ पर ले लिया। हैविंग सेट, जो कि हैविंग प्लस V3 है। सेट क्रिया का जो है सेट यहाँ पर V3 है। हैविंग सेट, द स्टार्स केम आउट, सूरज डूबने के चलते क्या हुआ? तारे बाहर आ गए, तारे निकल आए। तो ये क्या बन रहा है? इसका ट्रांसलेशन क्या बन रहा है? द सन हैविंग सेट, सूरज डूबने के चलते या डूबने के कारण, हाँ, या डूबते हुए इत्यादि, जिसके चलते कि यहाँ पे तारे बाहर निकल गए। सो कॉज एंड रिजल्ट। अब आपने और जरा गौर से देखिए तो इसमें क्या है कि द सन सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। हैविंग सेट नॉन फाइनाइट वर्ब, हमारा फाइनाइट वर्ब सिर्फ सिंगल है, केम आउट। चूंकि सिंपल सेंटेंस की जो शर्त है वो यही है कि केम जो है एक ही फाइनाइट वर्ब के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। शर्त के अनुसार सिर्फ एक ही सिंगल फाइनाइट वर्ब होता है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल के द्वारा हम प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग समझें। ये भी हमारा सेंटेंस आप देख रहे हैं कि शीतल हैड अराइव्ड, इसमें भी दो ही करता है दोनों सेंटेंसेस में। शीतल हैड अराइव्ड, शीतल आ चुकी थी। वी वेयर फ्री फ्रॉम वरी या फ्री फ्रॉम एंजाइटी। तो ये कह रहा है कि शीतल आ चुकी थी, जिसके चलते कि हम लोग जो है चिंता से मुक्त हो गए। यहाँ भी कॉज क्या है? शीतल का आना, और रिजल्ट क्या है कि हम अपनी चिंता से मुक्त हो गए। इसको भी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। शीतल हैविंग अराइव्ड,
वी वर फ्री फ्रॉम वरी। इसका अनुवाद हो गया, शीतल हैविंग अराइव्ड, सीता के आने के चलते, वी वर फ्री फ्रॉम वरी, हम लोग चिंता से मुक्त हो गए, है ना। सीता के आने के कारण, सीता के आने के चलते, और उसका रिजल्ट ये हुआ हम लोग अपने वरी से मुक्त हो गए, चिंता से मुक्त हो गए। सो चलिए अभी हम दूसरे और भी और एग्जाम्पल्स के माध्यम से और समझते हैं। तीसरे हमको आशा है कि तीसरा जो भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं उस एग्जाम्पल में आपको एक नई बात भी पता चलेगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आप सेंटेंसेस उसी प्रकार के हैं कि सब्जेक्ट जो है दोनों हैं, एक तो यहाँ पर इसमें द फॉलोअर दूसरे वाले में और द लीडर पहले वाले में, ये दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं क्योंकि। तो आप यहाँ देखिए कि द लीडर वाज किल्ड, ये जो वाक्य थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो पिछले एग्जाम्पल हमने दिए ये थोड़ा सा उन लोगों से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पैसिव वॉइस में है। ये जो वाक्य है द लीडर वाज किल्ड, ये पैसिव में है, एक्टिव में ना होकर के ये पैसिव में है, यानी कि नेता मारा गया। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का जो एक्टिव जो फॉर्म होता है वो ही होता है कि हैविंग प्लस V3, लेकिन पैसिव जो फॉर्म होता है यानी कि पैसिवली इसको अगर प्रयोग करें तो हैविंग बीन प्लस V3 होता है। ये आपको याद रखना है कि ये जो हैविंग प्लस V3 का प्रयोग हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है और हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग पैसिव फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ देखिए कि वाज किल्ड ये पैसिव फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस में है। द लीडर वाज किल्ड स्पष्टता ही पता चल रहा है कि नेता मारा गया, और जिसके चलते कि द फॉलोअर्स रैन अवे, द फॉलोअर्स रैन अवे। तो अब यहाँ पर चूंकि ये पैसिव में है इसलिए हमें पैसिव फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसको हम कंबाइन करेंगे, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, the followers ran away। नेता मारा गया, नेता के मारे जाने के चलते द फॉलोअर्स रैन अवे, जो अनुयायी है उसकी जो फॉलोअर्स है वो भाग गया है। तो कॉज क्या है? नेता का मारा जाना, और उसका रिजल्ट क्या है कि अनुयायी उसके भाग गए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हैविंग बीन किल्ड ये पैसिव फॉर्म में प्रयोग हुआ है क्योंकि जो इस सेंटेंस है ये भी पैसिव फॉर्म में है, इसका जो वर्ब है पैसिव फॉर्म में है। तो याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का जो एक्टिव रूप होता है वो वी हैविंग प्लस V3 होता है, और पैसिव जो फॉर्म होता है हैविंग बीन प्लस V3 होता है। याद रखने की चीज़ है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको ढंग से देखेंगे और सुना होगा आपने तो इसको समझ में आ गई होगी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए हम किस तरह से दो सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में हम उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है आपको बता रही है हाउ टू यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। लेकिन अभी हमें और भी एग्जांपल्स के माध्यम से
अभी हमें इस बात को समझना है कि, और देखिए हमने बताया भी था कि स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर पर तो ध्यान देना पड़ेगा। अभी जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए, वो पहला वाला जो वाक्य है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है, उसमें एक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो अब जो है कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिसमें कि एक्शन ना दिखाई दे, बल्कि स्थिति का वहां से बोध हो। जैसे कि हमारे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको कि हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इज, आर, एम, वाज, वर इत्यादि जो है ये लिंकिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं। ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयोग होते हैं। जब ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हो तो इनको हम लिंकिंग वर्ब का नाम देते हैं। लेकिन जब यही इज और एम, वाज और वर वाक्य में किसी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं तो उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। यानी कि इज और एम कभी मेन वर्ब होता है, और जब मेन वर्ब होता है तो वो हमेशा उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और वही टेंस के फॉर्मेशन में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग होता है इज, आर, एम, वाज, वर का, तो वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिनका वो स्थिति दिखाए, और स्थिति दिखाए तो फिर वहां पर क्या करेंगे, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का बीइंग फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1, फिर से एक बार समझ लीजिए, इज और एम का प्रयोग हो, है ना, और वाज, वर का प्रयोग हो, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। इट इज वेरी हॉट, we cannot go out। यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, ठीक वही सिचुएशन है कि दो सब्जेक्ट है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ये भी एक छूट रहा है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, वी कैन नॉट गो आउट। ये हुआ, आज काफ़ी गर्मी है और हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। तो सिंपली जो है आपको जो मैंने बताया कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब जो है इट इज है, इज। चूंकि पिछले जो भी एग्जांपल्स देखे उसमें कुछ एक्शन दिखाई दे रहा था। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, वी कैन नॉट गो आउट। चूँकि आज गर्मी है और हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। You can observe that there are two subjects. In first sentence, it is I eat, subject is eat, and in the second sentence, we is the subject. तो ऐसी स्थिति में स्थिति दिखा रहा है, न कि कोई एक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए कि इस जो है यहाँ पर सिर्फ लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, न कि किसी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये स्थिति दिखा रहा है, इसमें कोई एक्शन तो नहीं है, कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, बल्कि स्थिति है। कि स्थिति क्या है भाई, कि आज जो है गर्मी है, आज जो है गर्मी होने के चलते हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस इज के बदले में हम देते हैं क्या, कर्ता तो अपनी जगह पर दे देंगे, इट बीइंग वेरी हॉट, वी कैन नॉट गो आउट, कॉमा देंगे, we cannot go out। क्लियर। हमने being का यहाँ पर प्रयोग किया है, जो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से हमारा जो है ये बन गया कि एक सेंटेंस हमने कनेक्ट करके बना दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम फिर देखेंगे। Sita was intelligent। The director
appointed her manager। दो सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है। सीता वॉज इंटेलिजेंट, देर इज़ नो वर्क, देर इज़ नो एक्शन, बट इट इज़ शोइंग द स्टेट। क्या दिखा रहा है ये? स्थिति दिखा रहा है। सीता तेज थी, जिसके चलते द डायरेक्टर अपॉइंटेड हर मैनेजर, डायरेक्टर ने उसको मैनेजर के रूप में नियुक्त कर दिया। फिर यहाँ पर भी चूंकि इस वाज के लिए हमें क्या देंगे, कंबाइन करेंगे तो सीता बीइंग इंटेलिजेंट the director appointed her manager। इज इट ऑल क्लियर? मेरे ख्याल से ये दो एग्जाम्पल्स आपको इस बात को समझने में सहयोग करेंगे कि जब किसी सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस हमारा जो कॉज को दिखाने वाला, जो कारण को दिखाने वाला जो सेंटेंस है, वो यदि उसमें इज आर एम वाज और वर का जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो और कार्य में कोई मोशन ना हो, बल्कि वो स्टेट को प्रदर्शित करे, स्थिति को प्रदर्शित करे, तो वहाँ पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में। इस तरह से बनेगा सीता बीइंग इंटेलिजेंट। तो मेरे ख्याल से ये दो एग्जाम्पल्स आपके लिए अच्छे हैं और समझने के लिए काफ़ी होंगे। तो आज हमारा मकसद यहाँ था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को समझना और उसका प्रयोग करते हुए दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना। बच्चों, फिर मैं आपसे दोहराऊंगा कि अगर आपके पास कोई सजेशन हो, जैसे मुझे दो लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा जो कि हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने सजेशंस और कुछ अपने टॉपिक का प्रेफरेंस भी उन्होंने भेजा है कि सर हमें इस विषय को आप लेकर के चलें। मैं उन लोगों को वादा करता हूं कि निश्चित ही जल्दी ही आपके इस बात को और सजेशन को मैं मानते हुए, जैसे एक हमारे स्टूडेंट हैं राम प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि सर हमें कंजक्शंस पर कुछ बताइए, पूरा लेसन दीजिए। और हमारे जूनियर क्लास के एक कोई स्टूडेंट हैं जिन्होंने की कहा कि सर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप पूरा का पूरा वीडियो बनाएं। निश्चित ही आप लोगों को मैं ये वीडियो बना करके जल्दी ही डालूँगा। थोड़ा ये हमारी जो चल रहा है, जो फ्लो चल रहा है, इसको थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाएं और फिर एक लेवल पर आकर के जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इसी बीच में हम एक वीडियो ड्रॉप करेंगे, उसको डालेंगे। हाँ, फिर आप लोग एक याद रखिए, जो लोग डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में हैं वो कृपया हमारे पास कांटेक्ट में रहें और मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को देता हूं। आप मेरे पास वैसे ही भेजें जैसे कि आपने पिछली बार आपने भेजा है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं और ये 3 क्वेश्चन आप हल करके हमारे पास भेजें। पहला नंबर है इट वाज ए हॉलीडे, वी वेंट फॉर ए पिकनिक, पहला नंबर। नंबर 2 आई हैव सीन हर परफॉर्मेंस, आई एम फुली सेटिस्फाइड। और तीसरा नंबर है द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। ये हमने जो पीछे के जो नियम बताए हैं और आज के नियम बताए हैं, दोनों पर मिक्स हैं। आप लोग इसको कोशिश करें और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए सबको बाय।